दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फिर से एक बेहतरीन सेशन पर उपस्थित हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर। जैसा कि रिवीजन क्लास के तौर पर अगर हम बात करें तो 2 लेक्चर आपके बीच में ऑलरेडी जा चुका है, तीसरा वर्तमान समय में आपके बीच में जा रहा है ना। देखिए, रिवीजन क्लासें आपकी चल रही हैं। मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है शिक्षण अधिगम में, तो बिल्कुल आप रिवीजन क्लास को कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास में हमने कोई भी ऐसा फैक्ट छोड़ा ही नहीं है कि वहां से क्वेश्चन न लिया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, परीक्षा तो ज्यादा दिन आपकी बची नहीं है। महज अगर बात करें तो 30 से 35 दिन 32 दिन आपकी परीक्षाएं शेष बची हैं। आप मानकर चलिएगा कि जून के लास्ट में हर हाल में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए परीक्षा का टारगेट मैं कर रहा हूं प्रथम सेमेस्टर का। ठीक है, और परीक्षा के टारगेट में रिवीजन क्लासें आपके लिए बेहतर होती हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसका भी रिवीजन होना आवश्यक है। भाई, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, वो कमाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर समय कम दे पाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये क्लासें जो जा रही हैं, ये रामबाण क्लासें हैं, है ना। भाई, अगर आप कम पढ़ पाए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशियंट होगा, है ना। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम से ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षण अधिगम जा रहा है। ठीक है, जितने भी कोर्सेज आपके हैं, जो भी सिलेबस है, हर एक का वीडियो हम आपके बेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपसे आशा भी करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाएं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 50 में 50 नंबर मैंने बताया है, लेकिन फिर भी अगर 50 में 50 आप नहीं पाते हैं तो आप 45 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन जितनी भी क्लासें आपको दी जाएंगी रिवीजन क्लास के तौर पर, आपको वो सारी क्लासें वॉच करनी पड़ेंगी, है ना। चाहे आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैंने हर एक का रिवीजन कराने का जो प्रस्ताव है आपके बीच में दे दिया है, और रिवीजन क्लासें वर्तमान समय में आपके लिए कराई भी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हम चलते हैं अपने जो है बेहतरीन से लेक्चर पर। देखिए, आपके बीच में पहला पेज ओपन हो चुका है। कहा जा रहा है कि गेट्स के अनुसार सीखना क्या है। ठीक है भाई, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग मीन्स कहा जाए पर्सनल गेट्स के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, देखिए कहा जा रहा है ये गेट्स की एक पुस्तक होती है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपका तैयार होगा, पूछा जा सकता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो गेट्स महोदय की पुस्तक होती है। कहा जा रहा है कि पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। भाई, आप किसी चीज को सीखते इसलिए हैं ताकि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो यही चीजें कही जा रही हैं कि जो है पुस्तक में एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही हमारा सीखना कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से जो है व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है, आप कहेंगे एचएल जो है किक्सले की है ना। ये परिभाषा थोड़ी सी महत्वपूर्ण कम है, बट आपके सिलेबस में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला कहा जा रहा है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। ये दक्षता आधारित विधि के कौन कौन से सोपान हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि 1 नंबर में है, लेकिन 2 नंबर में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि निम्नोक्त सोपान है। पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण है। ठीक है, सहायक सामग्री की व्यवस्था है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है, नियम निर्णय सामान्यीकरण है, यह कहा जाए सूचीकरण इसे कह सकते हैं। 5वां अभ्यास है। ठीक है, 6वां अभ्यास कार्य के मध्य की दी गई त्रुटियों का शुद्धिकरण है, और 7वां प्रयोग है। ठीक है, ये दक्षता आधारित विधि के सोपान के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चलिए, ये आपका हो गया उपचारात्मक शिक्षण। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण क्या हो सकता है। ये देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन ये बन सकते हैं, चूंकि इसका उत्तर मैंने काफी बड़ा ही आपके बीच में दे रखा है।
तो कहा जा रहा उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था जो है छात्रों के शुद्धिकरण को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलता को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के जो है दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, जैसे आपको कहीं किसी भी प्रकार में शिक्षण करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आपका टीचर आपकी उस समस्याओं का निराकरण करता है, मीन्स उपचार करता है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण आप स्वयं अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ चीजें दे रखा है आप इसी चीज रट्टू तोता हो जाइए, कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो आप खुद से इसका परिभाषा बना सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण, चलिए मैं मानता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका शिक्षक आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता है, आपका उपचार कर दिया, अब इसी चीज को आप परिभाषित करके लिख दीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप हमसे भी बेहतर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम बताइए, ठीक है। तो खेल पर आधारित जो शिक्षण प्रविधियां हैं देख सकते हैं, पहला है प्लेवे मेथड है, दूसरा है किंडरगार्टन विधि है, तीसरा है मॉन्टेसरी विधि है, चौथा है प्रोजेक्ट विधि है और पांचवा है डाल्टन विधि है। ये खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के उल्लेख करिए, ठीक है। तो किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना है, सिर्फ शिक्षण सूत्र के नाम पूछा जा रहा है, एक नंबर में आप नाम ही बताएंगे। अब ऐसा नहीं कि अगर 2 नंबर में होता तो चलिए ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हम इन दोनों का विश्लेषण भी करते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका मतलब क्या है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका मतलब क्या है। ये 1 नंबर का है तो आप 1 नंबर में सिर्फ नाम लिखकर इनका फुर्सत ले लीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इनका अगर विश्लेषण भी कर देंगे ना, वो पूरा पेज भरकर आप उल्लेख भी कर देंगे तब भी आपको मिलेगा तो 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर की क्वेश्चन में आपको 1 के नंबर मिलेगा, 2 नंबर कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा। आप कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन लिख डालिए, ठीक है। तो आप वही काम करिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भैया 2 घंटे का पेपर होता है, समय कम पड़ जाता है ना, तो आप उतना चीजें लिखिए जितना आपके लिए बेहतर हो। कहा जा रहा है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशा है, इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। कहा जा रहा है शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का क्या आशय है। तो शिक्षण की स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षण की जो है स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है, यही हमारा रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जॉन गई के अनुसार, ठीक है, देखिएगा अनुसार जो है श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है, ठीक है। ये जॉन गई नहीं है, ये जॉन डीबी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जॉन डीबी होगा, ये मिसप्रिंट है। श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है, वरन जो है सिखाने के साधन होते हैं, ठीक है। श्रव्य दृश्य साधन होता है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है, ये दोनों साधन के अंतर्गत आते हैं श्रव्य दृश्य साधन। तो यहाँ तक की चीजें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अगर कहीं और भी आपको कोई डाउट्स बचता है तो बिल्कुल आप मुझे लगातार बताते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने आप सभी के लिए ये बेड़ा उठाया है कि अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है परीक्षा के टारगेट करने में या कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत जरूर कराइएगा, ठीक है। आपकी प्रतिपुष्टि की लगातार हम मांग करते हैं, फीडबैक की हम लगातार मांग करते हैं कि भैया आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, लेकिन आप लोग हैं कि आप 1 सेकंड निकाल कर आप एस नो नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं निवेदन बार बार करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। अगला पेज आपके बीच में है, कहा जा रहा है कि मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा है। तो इनके अनुसार अगर कहा जाए तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को का जो है दहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट जो है स्थापित तथा उसमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत, ये साधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए
ये हो गया। अगला कहा जा रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ये भी एक शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी एक, अगर इसके आंसर के अंतर्गत हम कहें तो यहां देख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो आप कहेंगे बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है, ठीक है, इसी ज्ञान या पूर्व ज्ञान के सहारे ही वह नया ज्ञान प्राप्त करता है, यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है ना। यानी फिर से समझेंगे, ज्ञात से ज्ञात यानी ज्ञान या पूर्व ज्ञान के सहारे अगर कोई नया ज्ञान बालक प्राप्त करता है उसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर वो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है, इस कथन से क्या आशय है, ये बहुत महत्वपूर्ण, अध्यापन जो है आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ समझेंगे, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। कहा जा रहा है कि शिक्षण को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर जो है आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो आप जो है क्या ध्यान देंगे बच्चों के प्रति, तो कहा जा रहा है कि शारीरिक दंड की प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। आप जो है हमारा एनसीएफ कहता है कि आप बच्चों को दंडित नहीं कर सकते हैं। भाई आज के समय में आपने देखा होगा कभी कभार कोई टीचर दंडित कर देता होगा तो जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर पर हावी हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सीखने की क्रिया पर जोर देना चाहिए, ठीक है। अगला कहा जा रहा है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। कोई भी चीज है अगर बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, ठीक है, तो वो उसका ज्ञान जो है वो हमेशा परमानेंट बन जाता है। अगला कहा जा रहा है कि प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना चाहिए। और लास्ट आपका है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, भाई शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे तो बेहतर होता है ना। अगला कहा जा रहा है शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए, ठीक है। अगर हम शिक्षण सूत्रों से 2019 का क्वेश्चन है तो शिक्षण सूत्र से क्या आपके 2 लाभ हो सकते हैं। पहला है कहा जा रहा है कि शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाता है। दूसरा कहा जा रहा है शिक्षण की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है ना। ये भी आपका हो गया। अगला कहा जा रहा है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है, देखिए इसके लाभ कौन कौन से होते हैं। इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। जैसे आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं, ये आपकी क्लास है, ठीक है, और यहाँ से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप आए पढ़ाकर चले जाएं, कोई मतलब नहीं निकला। अब यहाँ बच्चे सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं इस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन आप बच्चों को यहीं पढ़ा रहे हैं और आप एक एक पढ़ाने के जैसे बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन करते रहें कि चलिए आप खड़े हो जाइए, चलिए आप खड़े हो जाइए, तो जो बच्चों का ज्ञान है, बच्चों का दिमाग है, वो हमेशा सक्रिय बना रहता है। अगला कहा जा रहा है इस विधि से छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। बिल्कुल ये चीजें सही है ना। काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना के घटक हैं या क्यों किया जाता है। उत्तर आप देखिएगा, कहा जा रहा है काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है, ठीक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा जो है भाषा विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। आगे कहा जा रहा है व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द जो है बनाए जाते हैं। जटिल विचारों तथा छात्रों की अनुभूतियों भावों से प्रस्तुत किया जाता है। सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काठिन्य निवारण आपका होता है जैसे जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, छोटे से बच्चे भाई बहुत कठिन शब्द को नहीं समझ पाएंगे, तो काठिन्य निवारण दूर ही किया जाता है। जो बच्चों को टफ लगे, जो भी सब्जेक्ट बच्चों को टफ लगे, आप उसे सरल से सरल शब्दों में बताएंगे तो बच्चे हमेशा के लिए वो सीख जाते हैं, है ना। चलिए ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक कौन है। आप कहेंगे जो है एलन है ना। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक एलन है। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें जो है शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। भाई
शिक्षण कौशल वही होता है जब आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल आप शिक्षण कार्य रोचक और प्रभावी तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका जो शिक्षण कौशल है वो सफल नहीं होगा, है ना। अगला कहा जा रहा है प्रश्न कौशल के अंतर्गत कौन जो है अंतर्गत प्रश्न कैसे हो, ठीक है, प्रश्न कौशल, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रश्न आपके कैसे होने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत बात करें तो प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न स्तरानुकूल होना चाहिए, बच्चा 1 का पढ़ने वाला और आप कक्षा 5 के प्रश्न को कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्रश्नों में विविधता तथा बोधगम्य हो। प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। कोलविन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है, ठीक है। तो एक कोलविन महोदय हैं, उन्होंने प्रश्नीकरण कौशल के बारे में क्या कहा है, तो प्रश्नीकरण विषय में लिखा है कि सब प्रश्न सबसे पहले अच्छा उत्तेजक होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर करता है, अगर वह क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आपको लगता है कि काश अगर सर हमसे पूछ लेते, ठीक है। यह और शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिल्कुल तीव्र गति से हम चल रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है शिक्षण में प्रश्न बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सफलता उसकी भली भांति प्रश्न पूछने की दक्षता पर हो या योग्यता पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन आपका रायबर्न का है ना। आगे कहा जा रहा है रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है, ठीक है। जैसे हम आपसे प्रश्न करें तो क्या हम रेमंड के अनुसार जो है प्रश्न कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेमंड महोदय कहते हैं कि उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही हो सकता है। जैसे हम आपको हम आपको एजुकेशन यानी शिक्षण अधिगम पढ़ा रहे हैं, हमें शिक्षण अधिगम के बारे में नॉलेज ही नहीं तो क्या हम आपसे अच्छा प्रश्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं तो क्या हम मैथ का प्रश्न अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है, ठीक है। पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है, पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल हैबिट स्किल लेवल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया ही कुंजी है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार जो है अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है, तो वुडवर्थ के अनुसार जो है अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के जो है विकास में सहायक होती है ना। आगे कहा जा रहा है उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को, ठीक है, अनुभवों को जो कुछ भी हो सकते हैं वो भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वुडवर्थ का कथन जो अधिगम के संबंध में महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। वर्नहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है इसे भी आप देख लीजिएगा, बट ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आप इन्हें अच्छी तरह से एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। एक बार हमें रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है अपने जो है परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक अस्थायी परिवर्तन। भाई जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ सीखेंगे तो वो अस्थायी हो जाता है। अब ये अलग का मामला है कि आगे चलकर आपको भूल जाए, है ना। कहा जा रहा है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी जो है उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बर्नहटे के अनुसार अधिगम की परिभाषा है। चलिए अगला पेज आपके बीच में आ चुका है, लास्ट पेज चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संप्रेषण, अच्छा ये छोड़िए आप, ठीक है। देखिएगा कहा जा रहा है संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण या कक्षा शिक्षण के गुण बताइए, ठीक है। भाई सामूहिक प्रशिक्षण आप एक कक्षा में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके गुण कौन कौन से होते हैं, यह विधि सरल एवं सस्ती, इसी कारण व्यवहारिक है। सरल एवं सस्ती क्यों, जैसे एक टीचर होता है, ये क्लास है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो सारे जो विद्यार्थी हैं वो मिलकर उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि ये विधि जो है वो सरल एवं सस्ती मानी जाती है। अभी पर्सनल एक बच्चे से पूछते ना तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है ना। अगला कहा जा रहा है कि जो है दूसरा देखेंगे, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण जो है अच्छे गुण ग्रहण करता है। भाई आप जब अधिकतर बच्चों के संपर्क में आएंगे तो आप कुछ न कुछ अच्छा व्यवहार जरूर सीखेंगे। अगला कहा जा रहा है यह विधि जो है इतिहास भूगोल संगीत तथा
कला एवं कविता के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण क्या है? देखिएगा, फ्रॉबेल के अनुसार बालक कार्य करके सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना ही अस्थायी सीखना कहलाता है। ठीक है, प्रेरणा के तरीके बताइए, मोटिवेशंस के कौन से तरीके हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा के सामान्यतः दो तरीके होते हैं, शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक हो गया। शाब्दिक प्रेरणा में जब कोई बच्चा होता है, शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर अच्छा कार्य करता है तो उसे आप खूब शाबाशी देते हैं, शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, आप भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर उसे प्रतिपुष्टि मिलती है तो वो शाब्दिक प्रेरणा हो गई। वो हमेशा वो चीज़ें करने के लिए आतुर होता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो फिर से हमें शाबाशी मिलेगी, वाहवाही होगी हमारी, है ना। लेकिन अशाब्दिक प्रेरणा क्या होती है? अशाब्दिक प्रेरणा में जैसे कोई कार्य बच्चा कर रहा है, भले ही वो अच्छा किया, आप उससे दंड दे दीजिए, ठीक है, तो वो उस कार्य से हमेशा दूर हो जाएगा, नहीं करेगा। आप उससे पुरस्कार की लत मत लगाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप उससे पुरस्कार एक बार दे दिए, फिर अगली बार वही उम्मीद बच्चा लगाएगा कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से हमें पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी लत जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला, पॉल लेगन्स का संप्रेषण से क्या संबंध है? तो पॉल लेगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, भावों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार से परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है ना। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? बिल्कुल हम आपको तीव्र गति से ले चल रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि संप्रेषण के अनुसार, ध्यान, एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? अगर हम एंडरसन के अनुसार कहें तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनया अथवा अचेतनया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है, टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो टी रायमंड के अनुसार अगर हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित जो है सामग्री विकास का निर्णय किया जाता है। ये कथन किसका? ये कथन जॉन डीवी महोदय का है। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका उपयोग जो है कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा रोचक बनाने के लिए किया जाता है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, जिसके द्वारा जो है ज्ञान स्थायी होता है, वो गतिविधि शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर आपका कहीं भी कोई भी डाउट्स होता है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, 22-23 मिनट के लेक्चर में हमने अधिकतर क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कराने का प्रयास किया है। आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।